नमस्कार दोस्तों, इनोवेट नाउ के स्टूडियो से मैं प्रवीण तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज के मेहमान बहुत खास हैं। दोस्तों, स्टार्टअप्स अपने लिए फंडिंग का इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ी कंपनी उनकी मदद करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसके डायरेक्टर और प्रेसिडेंट मीडिया उमेश उपाध्याय जी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे स्टार्टअप्स की मदद करती हैं और साथ ही साथ उनका बिजनेस का एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है मीडिया के साथ साथ। तो वो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह की तैयारी स्टार्टअप के तौर पर आपको करनी चाहिए। उमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इनोवेट नाउ पर। नमस्कार। नमस्कार सबको। उमेश जी, आत्मनिर्भर भारत, ये जो फ्रेज है ये आजकल पूरे देश में गूंज रहा है और मेरी जो आगामी किताब है इनोवेट इंडिया अ रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत, उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत पर आज आपके साथ बातचीत में काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब आप समझाना चाहेंगे आज के युवाओं को? ये आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या होता है? क्या नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दें, या आत्मनिर्भर होने के कुछ और मायने हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत महज एक शब्द नहीं है, एक फ्रेज भी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत जुड़ा हुआ है आपके और मेरे स्वावलंबन से। जब आप स्वावलंबी होते हैं, स्वावलंबी यानी अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब किसी की नौकरी कर देना नहीं है, बल्कि खुद अपना काम शुरू करना। और खुद काम आप कौन सा करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो काम आप शुरू करना जब करते हैं तो आपकी जगह बनती है। मनी, सीईओ का डेजिग्नेशन, कंपनी का बड़ा नाम, बैंक बैलेंस, अच्छी बैलेंस शीट्स, ये सब बाई प्रोडक्ट है। इसके लिए कोई काम नहीं किया जाता। काम किया जाता है किसी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और अगर आप उस ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आप स्वावलंबी खुद बनते हैं और दूसरों को बनाते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, मैंने बताया ना कि नारे की बात नहीं है, ये बात है हमारे युवाओं के लिए एक स्वप्न है। जैसे हिंदुस्तान में नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता। भाई, अपने आप काम करो ना, कुछ अपना धंधा करो ना, अपना क्या करते हो। यह है आत्मनिर्भर भारत की आत्मा। इसी से समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ क्रिएट करना, उसमें से अपने लिए रोटी का जुगाड़ करना, यह आत्मनिर्भर भारत है। मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से उमेश जी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है जो स्टार्टअप फेस करते हैं, वो समस्याएं। निश्चित तौर पर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो समस्याएं पहले दिखाई पड़ती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग। स्टार्टअप सोचना शुरू कर देते, पैसा कहां से आएगा, काम कैसे शुरू करेंगे, हमें फंडिंग किसी तरह से मिल जाए। ये फंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फंडिंग को आप कैसे समझाना चाहेंगे और फंडिंग को लेकर क्या सोच होनी चाहिए स्टार्टअप्स की? दुनिया का कोई काम आज तक फंडिंग के अभाव में नहीं रुका। पहली बात, फंडिंग समाज से ही आती है, इसी सिस्टम से आती है। और अगर इस सिस्टम की किसी आवश्यकता को आप पूरा कर रहे होते हैं तो वो विषय नहीं होता। असल में हमारा फोकस अगर फंडिंग पर होता है और काम पर नहीं होता है, तब दिक्कत पैदा होती है। फंडिंग भाई किसी काम के लिए चाहिए होती है ना, और जब आप निकलते हैं उस काम को लेने के लिए, तो फंड स्वयं आपके पास चलकर आता है। वो चलकर कैसे आएगा? मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी दुकान चालू की, एक छोटा सा कारखाना बनाया। कारखाना आप तब बनाते हैं ना, किसी चीज के लिए बनाते हैं आप। फंड उस कारखाने के लिए होता है। अगर मैं फिलॉसफिकल लेवल पर जाऊं इस बात को, हमारे समाज में बहुत उदाहरण हैं। आज के उदाहरण हैं, प्राचीन उदाहरण हैं। धीरूभाई अंबानी ने सपना देखा यमन में जाकर कि उनको वो तो पेट्रोल भरते थे, वहां पर पैसा तो नहीं था, लेकिन सपना देखा कि बड़ा एक दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो बनाएंगे। फंड भी आ गया ना,
लेकिन उसके लिए अपने सपने में जीना, सतत उसके लिए संघर्षरत रहना, छोटे से शुरू करना और बड़े तक पहुंचना। बड़ा बनने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन हर आदमी दुनिया में एक ही कदम एक बार में चलता है। दिक्कत क्या होती है, आप अपने सपने को ऐसा सोचते हैं कि आज ही वहां तक पहुंच जाएंगे, इसलिए आज जो लोग बन गए हैं उसकी तरफ देखते हैं आप। आज जो बने हैं धीरे 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 बने हैं, तो धीरे धीरे काम चालू करना, उसके लिए जो भी आवश्यकता, न सिर्फ भारत में, यूनिवर्स आपको पूरा का पूरा देता है। अगर मैं सिस्टम्स पर जाऊं तो बैंक हैं, भारत के वित्तीय संस्थान हैं, आपकी कम्युनिटी के सिस्टम्स हैं, आपका परिवार है, ये सब आपकी फंडिंग के लिए आते हैं। लेकिन आप अपनी आइडिया को लेकर, अपने चीज को लेकर कितने पक्के हैं। जब जितने पक्के होते हैं, साधन स्वयं आपके पास आ जाते हैं। आप जिसको बोलते हैं हवा में से साधन क्रिएट कर लेते हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया देश के बड़े उद्यमी, सबसे बड़े उद्यमी धीरूभाई अंबानी का। एक पौराणिक उदाहरण देता हूं। रामचंद्र जी की पत्नी को कोई चुरा कर ले गया। उनके पास तो कोई साधन नहीं था, हथियार नहीं थे, सेना नहीं थी, समर्थक नहीं था। इसके बावजूद जंगल में बानर, भालू, किस किस से मिलकर उन्होंने एक सेना क्रिएट की और उस समय के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर व्यक्ति को हराया। कैसे किया होगा? उनको मालूम था, उनको विश्वास था कि उनको जीतना है। आपको मालूम है, अगर आपके आइडिया में बल है और आप उसके लिए जीते हैं और आप उसके लिए मरने को भी तैयार रहते हैं, तो जीत आपकी होती है, तो साधन आ जाते हैं। फंडिंग तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि उमेश जी, स्टार्टअप्स आइडिया को ये समझते हैं कि उनके जहन में कोई सपना आ गया, कोई ख्याल आ गया, तो वो समझते हैं कि आइडिया आ गया है। लेकिन आइडिया तब तक आइडिया नहीं है जब तक प्रॉपर रोड मैप ना हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा ये चीज़ स्पष्ट ना हो। आइडिया को कैसे क्लैरिटी के साथ में रखा जाए, किस तरीके से ये तय हो जाए कि हाँ, आपका ये आइडिया पक्का हो चुका है। मैंने बोला, अगर किसी आइडिया के पीछे एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं है, तो वो फिर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आइडिया के पीछे अगर कदम नहीं है, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचेंगे, अगर पहुँचने के लिए बीच में बाधा आई तो क्या करेंगे, अगर ये आपको मालूम नहीं है, तो फिर वो आइडिया तो आइडिया ही है ना, फिर तो एक हसीन ख्वाब है। मान लीजिए मैं आज सपना सोचता हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है और मसूरी जाना है। अब मेरे मन में आ गया मसूरी जाना है और मैं मसूरी के ख्वाब देखने लगा और मसूरी के होटल में मैं कैसे बैठूंगा ये देखने लगा, कैसी वहाँ वादियाँ होंगी ये सोचने लगा, कैसे मैं गन हिल पर जाऊँगा ये सोचने लगा। लेकिन मसूरी तो बहुत दूर है ना भाई, पहले तो मुझे व्यवस्था करनी होगी, जाना कैसे है, रास्ता कौन सा है, मेरे पास वाहन है कि नहीं, वाहन कितनी दूर तक जाएगा, वाहन नहीं है तो बस वहाँ जाती है कि नहीं जाती, होटल की बुकिंग हुई है कि नहीं, होटल की बुकिंग के पैसे हैं कि नहीं। ये मेरा एग्जीक्यूशन प्लान है। एक आइडिया मुझे आया, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, एक छोटे से काम के लिए कितना सोचना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए महज एक आइडिया का आ जाना वह सिर्फ शुरुआत है, दैट्स ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। बट उसके बाद कठोर श्रम चाहिए होता है, उस आइडिया को कागज़ पर लिखना होता है। जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी होती है, फिर आप समझते हैं कि क्या क्या किया जाए, तभी आप आगे पहुंच सकते हैं। उमेश जी, नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पुराने अनुभवी बिजनेसमैन का
सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे लोग जब मोटिवेट करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो भी मदद मिलती है। लेकिन कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और निश्चित तौर पर रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है। किस तरीके से ये कंपनीज छोटे स्टार्टअप्स को या अपकमिंग स्टार्टअप्स को मदद कर रही हैं? रिलायंस इंडस्ट्री किस तरीके से मदद कर रही है, ये भी थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा कार्यक्रम चलता है एक जेन नेक्स्ट करके। जेन नेक्स्ट की पिच होती है, लोग अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं, हैंड होल्डिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सपना देखने से नहीं होता है। सारी की सारी बड़ी कंपनियां, जितने बड़े ग्रुप हैं, मैंने आपको रिलायंस के बारे में बताया, सब चाहते हैं कि देश के अंदर अनेक उद्यमी पैदा हों। हमारे चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी, उनका तो सपना है कि देश के अंदर हजारों उद्यमी पैदा हों। जब देश का वेल्थ बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा, और वो सिर्फ स्वावलंबी भारतीयों से, युवाओं से बन सकता है। और वो तो ये कहते हैं कि आने वाला समय भारत का है, भारत के युवाओं का समय है। अगर हम देखें तो अगला जो रेवोल्यूशन है वो भारत में ही होने वाला है, हो रहा है। डिजिटल रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक साल के अंदर कितना कितना हुआ है, कितने लोगों ने क्या क्या धंधे ऑनलाइन से पैदा किए हैं, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। ये सब मदद करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, अगर आप संजीदा हैं तो। स्टार्टअप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने कार्ड पर सीईओ लिखवा लिया है, कोई ऑफिस बुक कर लिया है, कुछ लोगों का स्टाफ रख लिया है। उमेश जी, ये एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई कि आत्मनिर्भर बनना है यानी अपना एक ऑफिस डाल लो। आप भारत में कितने क्वालिटी स्टार्टअप देख पा रहे हैं? भारतीय युवाओं को जो स्टार्टअप बनाने की एक दौड़ भी देखने को मिल रही है, उसमें आप कहां पर पाते हैं? आपको एज क्वालिटी भारतीय स्टार्टअप कहां पर दिखाई देते हैं? भारतीय युवा कहां पर दिखाई देते हैं? मैं तो भारत के बारे में, भारत के युवाओं के बारे में बहुत ही आशान्वित हूँ, आशान्वित से भी ज़्यादा आशान्वित हूँ। क्योंकि भारत में जो काम करने की ललक है वो कहीं और मिलती नहीं है। और अगर एक दो आइडिया फेल हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मैं यहाँ से मसूरी का जाने का सोचता हूँ, एक रास्ता मुझे बंद मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? क्या मैं छोड़ देता हूँ? मैं दूसरा रास्ता खोज लेता हूँ, मैं बाईपास ढूंढ लेता हूँ, मैं तीसरे तरीके से चले जाता हूँ। यही स्टार्टअप की बात है। कोई ये कहेगा कि एक रास्ता बंद मिला तो ये फेलियर है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मेरी सीख है। इसलिए इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है कि आपके एक आइडिया ने काम नहीं किया, दूसरे आइडिया ने काम नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार आपको नया खोजते रहना है और वो धंधा खोज लेना है जिसके लिए आप बने हुए हो। आई डोंट थिंक कि स्टार्टअप में भारत में बहुत ज़्यादा उतावली है। हाँ, बढ़ने की उतावली है, वो उतावलापन होना भी चाहिए देश के अंदर। कई एरियाज होते हैं जिनमें स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय परिदृश्य में उमेश जी देखा जाए तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है कि स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि वो बहुत कम फंडिंग के साथ कुछ इनोवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज किन एरियाज में हो सकती है? भारत में स्टार्टअप्स के लिए कितनी संभावनाएं हैं और किन किन क्षेत्रों में हैं? देखिए, भारत में जैसे मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ, कम्युनिकेशन और मीडिया का फील्ड, लेकिन अगर मीडिया और कम्युनिकेशन के फील्ड में आप सिर्फ सोचते हैं टेलीविज़न चलाना ही कम्युनिकेशन है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये फील्ड है, पूरा डिजिटल फील्ड है, पूरे ग्रामीण इलाकों का डिजिटाइजेशन होना है। भारत के अंदर सड़कें बननी हैं, जल की आपूर्ति होनी है। भारत सरकार का मिशन है कि हर घर में नल जाएगा। भारत में तो अपार संभावनाएं हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने क्या सोचा, आप ये सोचिए कि आप किसकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। What is a gap that you can fill and then you create value for yourself। आप अपने लिए तब कीमत बनाते हैं जब आप किसी दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समाज में क्या ज़रूरत है। और जो अभी आप प्रवीण मेरे से आपने पूछा, हेल्थ केयर, एजुकेशन ऑनलाइन जा रही है, कितना काम है।
भारत के जिस फील्ड को आप देखें, भारत के ग्रंथों को देखिए, उनको डिजिटाइज करना है, भारत के पूरे ज्ञान को डिजिटाइज करना है, कितना काम है। भारत के योगा को लेकर जाना है, कितना काम है। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय युवाओं का ही समय है, और भारत चूंकि ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ दुनिया जा रही है, उसमें आप सोचिए कि आप कहाँ फिट बैठ सकते हैं, फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। ये तो तय हो गया है कि यदि आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो आप स्टार्टअप की संभावना लेकर आ रहे हैं। उमेश जी, आपसे बात करना हमेशा एनकरेजिंग रहता है, मोटिवेटिंग रहता है। आपने अपना समय निकाला, इनोवेट नाउ पर आप बातचीत के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। नमस्कार। तो ये थे श्री उमेश उपाध्याय। उमेश जी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मीडिया प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही इनोवेट नाउ पर हम लगातार कई ऐसे ही नामचीन मेहमानों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातचीत बहुत पसंद आती होगी, ये आपके बहुत काम आएगी। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव ज़रूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।